इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे हमारा ये चैप्टर फटाफट से कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बिल्कुल समरी लेके आया हूँ, वो भी शॉर्ट में। और आपको बहुत ही जल्दी मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चनों को पढ़ा दूंगा और जो भी इसके न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो दबाना है ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक दबाना। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? करंट मतलब होता है, एक तो करंट लगना, और एक करंट का मतलब अपन हिंदी में कहते हैं धारा। जैसे कि पानी का बहना जल धारा यानी वाटर करंट, खून का बहना यानी खून की धारा ब्लड करंट हो गया। इस तरीके से करंट का मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉनों का बहना, यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, 2 सेकंड में कितने हो रहे हैं, 3 सेकंड में कितने हो रहे हैं, यानी समय के हिसाब से फ्लो हो रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। समय के अकॉर्डिंग जब भी आता है तो उसे अपन बोलते हैं रेट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखिए जो चार्ज लिखा हुआ है, आप इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के रूप में भी लिख सकते हो। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। क्या होता है? आई। और इस आई का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Q/T। क्या बनता है? Q/T। टी मतलब रेट, जहां पर भी रेट बोल दे समय का भाग लगा दो, बन जाएगा I बराबर Q/T। Q का मतलब है चार्ज, T का मतलब है टाइम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होता है ए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर आपसे केवल और केवल 1 कूलाम आपको ये कह दे कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दीजिए, 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे देंगे? बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला आप लिख देना। आई बराबर क्या लिखेंगे आप? आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर Q/T। क्या लिखा आपने? आई बराबर Q/T। आई बराबर Q/T। तो यहाँ पे एम्पियर इसकी यूनिट, चार्ज की कूलाम और समय की सेकंड। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर में अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसमें फ्लो होने वाली 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो होता है तो वो जो करंट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर की होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर की होगी। यानी 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए, तो वो करंट 1 एम्पियर होगी। इस तरीके से आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो किस तरीके से आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है? आपको फॉर्मूला लिखना है और वहाँ पे यूनिट से, यानी 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का मान 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद में एग्जाम कॉर्नर, यानी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद करनी है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अभी अपने पढ़ा। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज में। 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बाकी इसका सोल्यूशन भी कराएंगे। 6.25 इंटू 10⁻18। कितना? 10⁻18। यानी 1 कूलाम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने होते हैं। ये आप रट लेना, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा फॉर्मूले से। नेम द डिवाइस दैट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। आपको ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जिसका उपयोग अपन इलेक्ट्रिक करंट के मेजर के लिए किया जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ऐसे ही स्टार्ट होता है अमीटर। क्या स्टार्ट होता है? अमीटर। तो उसका आंसर क्या होगा? अमीटर होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
और यहाँ क्यू टोटल चार्ज है और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एन और ये जो ई जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसका भाग इस क्यू में लगा देंगे। क्यू में लगाने पर ये आएगा, इसको हल करेंगे, आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये आंसर ये मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻19। इसको 18 बना सकते हैं, इस पॉइंट को अपन इधर किसका के इसको 18 बना सकते हैं। मैंने अभी भी आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको 30 कूलाम चार्ज दिया हुआ हो और 30 कूलाम चार्ज 10 मिनट के लिए फ्लो कर रहा हो, देखते हैं एक बार वापस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 30 कूलाम चार्जेस फ्लोज फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए 30 कूलाम चार्ज फ्लो करता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी 30 कूलाम का चार्ज 10 मिनट के लिए फ्लो करता है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्वेश्चन में क्यू दे रखा है 30 कूलाम, टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। आई बराबर होता है क्यू बटा टी। तो क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 30 कूलाम और टी की वैल्यू आपको 600 सेकंड दे रखी है। काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.05 एम्पियर। इतना सरल क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन ना लें। देखिए अब आपको मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किससे कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब होता है एक तरीके से पावर। क्या होता है, पावर। तो पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसका वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है कि द वर्क डन इज कैरिंग मतलब लाने के लिए, चार्ज फ्रॉम टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम टू ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे चलो इस डेफिनेशन को अपन बहुत ऐसा समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपन किसी एक अन्य चार्ज को अपन जो एक अन्य चार्ज है इसको हम लेकर आ रहे हैं किसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो देखिए इस क्यू नोट को अगर मैं यहाँ तक लाऊंगा तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे इस क्यू नोट को इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लेके आऊंगा तो इस क्यू का यहाँ पर खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा। और रिपेल होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इनको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क होता है यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ जाना कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी अनोदर चार्ज को लेकर आते हैं, कैरी करते हैं, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि आपने अगर चार्ज को यहाँ लेके आ गए और इसका ये पहले से ही चार्ज था तो इन दोनों का इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और यहाँ पर V2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस कहलाने वाला है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेंगे। द वर्क डन इज कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए V बराबर होता है W बटा Q। क्यों, क्योंकि अपन चार्ज को लेकर आ रहे थे और चार्ज को लेकर आ रहे थे वर्क करना पड़ रहा था, तो वर्क और चार्ज का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। और यहाँ पे वर्क डन जो है, वर्क डन किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। विभव का फॉर्मूला V बराबर W बटा Q होता है। W क्या है, वर्क डन है। Q क्या है, चार्ज है। वर्क डन की यूनिट यानी वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। और वोल्टेज की यूनिट क्या कहलाती है, विभव की यूनिट यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या कहलाती है, वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, वोल्ट कहलाती है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप यहाँ पे। अब आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है, किसकी, 1 वोल्ट की। क्या आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो इसके लिए देखिए आपको वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको क्या करना है, आपको वही V बराबर W बटा Q है और आपने अभी यूनिट लिखी वोल्ट और जूल और यहाँ पे कूलाम, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, लिख दिया। अब आप देखो, इफ़ 1 जूल वर्क इज डन इन
कैरिंग 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज सेड टू बी ए 1 वोल्ट। यानी आप अगर किसी 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लेके जाओगे और वर्क डन अगर 1 जूल है, अगर वर्क डन 1 जूल है तो वो 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। आपको एक डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है 1 वोल्ट को डिफाइन करो। नेक्स्ट आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछी जा सकती है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेम द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो इसका आंसर होगा वोल्टमीटर होगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इफ़ 20 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 5 कूलाम चार्ज देन कैलकुलेट पी डी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने जान लिया, V बराबर W/Q होता है। W 20 जूल दे रखा है और Q कितना दे रखा है? 5 कूलाम। तो आप 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब मैं आपको कुछ सर्किट डायग्राम बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, जो भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है और वो भी बहुत आसान है। जैसे कि बल्ब का आप डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसे ये चिन्ह होता है। अमीटर के लिए आप ए लिख दो और गोला बना दो, ये अमीटर हो जाएगा। की देखिए ये ओपन है और ये क्लोज है। और रियोस्टेट मतलब आप जो रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा घटा सकते हो, यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसके लिए ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है। सेल के लिए ये, और सेल मोर देन 1 सेल, एक से अधिक अगर सेल जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। रजिस्टर के लिए आप यानी रेजिस्टेंस के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, वोल्टमीटर के लिए ये यूज करते हैं। ऐसा सिंबल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी बनाना सीख लेना। नेक्स्ट इसके बाद ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ को डिफाइन करो और या ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है उसको ड्रॉ करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो ओम्स लॉ के लिए आपको क्या याद करना है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर रिमेन्स यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी फिजिकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर और उसके लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी क्या हो? कांस्टेंट हो। देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर, अगर उस समय इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर में से फ्लो हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल चिन्ह की जगह पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। और यहाँ से R का फॉर्मूला भी अपन बना सकते हैं, R बराबर हो जाएगा V/I। और अपन इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसको क्या लिखते हैं? अपन ओम लिखेंगे। ओम यानी शिवलिंग, आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में शिवलिंग बना देना। शिवलिंग ये रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और ओम्स लॉ में जो ग्राफ आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में जाता है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है 1 ओम को डिफाइन करो। तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अगर 1 वोल्टेज हो, 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको V एंड I के बीच में रिलेशनशिप्स पूछा जा सकता है। तो V और I के बीच में रिलेशनशिप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। और अगर आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखना है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक वायर का, जब उसमें से 3.5 मिली एम्पियर की करंट, कितने मिली एम्पियर की? 3.5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो और 12 वोल्ट की बैटरी हो। तो देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, I गिवन है, V गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, R इज इक्वल टू होता है V/I। R इज इक्वल टू V/I होता है। V की वैल्यू कितनी देर की है? मिली एम्पियर में, तो आप मिली को हटाओगे तो उसकी जगह 10⁻³ आएगा यहाँ पे वोल्ट। तो आप 12 में 3.5 इंटू 10⁻³ का डिवाइड कर देना, R का आंसर आ जाएगा। R का आंसर जो आएगा ओम के अंदर आएगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए बने रहें आप इस चैनल के साथ में। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, और अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।